हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स चैनल। चलिए चलते शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज टू द लो पावर फैक्टर। कहने का मतलब है कि लो पावर फैक्टर होने की वजह से उसका क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। चलिए ध्यान देते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। तो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होता है? तो ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर होता है वो होता है P बराबर VI cos फाई, मीन्स I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू cos फाई। अगर पावर फैक्टर लो होगा तो करंट हाई होगा। लाइन में क्या होगा, अगर पावर फैक्टर लो होने की वजह से करंट हाई हो जाता है, और करंट हाई होने की वजह से क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन लॉसेस होता है, आई स्क्वायर लॉसेस होता है, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ता है। और आई स्क्वायर आर लॉसेस होने से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा भी, जो कि होता है VS माइनस VR, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में वृद्धि होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की वजह से वोल्टेज का प्रोफाइल पुअर हो जाता है ना। चलिए, तो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, इंक्रीज इन ट्रांसमिशन लॉसेस। तो कॉस फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। तो पावर होने पे करंट बढ़ता है, और करंट बढ़ने पे आई स्क्वायर आर हिसाब से लॉसेस बढ़ता है। लॉसेस क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ता है, और ट्रांसमिशन लाइन का लॉसेस करंट बढ़ने के वजह से लॉसेस बढ़ता है। और करंट अगर बढ़ता है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ता है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे उतना ट्रांसमिशन लाइन में कॉस्ट खर्चा ज़्यादा आएगा, तो हाई कॉस्ट होता है इक्विपमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द स्टैटिक कैपेसिटर फॉर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का हम लोग को ज़रूरत ही क्यों पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, घर में हमारा मुख्य रूप से जो लोड होता है वो 3 टाइप का होता है, RLC। और घर में जो सबसे मेन होता है ये इंडक्टिव लोड होता है, क्योंकि हमारा घर में हर जगह इंडक्टिव लोड होता है। इनकैंडिसेंट बल्ब से लेके फ्रिज, कूलर, AC, हर जगह इंडक्टिव लोड होता है। हर जगह कौन सा लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है। और इंडक्टिव लोड क्या करता है, इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है, रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। तो रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है कौन, इंडक्टर। इंडक्टर जब डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर तो वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज। वोल्टेज जब इंक्रीज करता है तो उससे फेरेंटी इफेक्ट होने का चांस होता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है फेरेंटी इफेक्ट। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे फेरेंटी इफेक्ट आएगा, है ना। तो इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटर। क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है ना। रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा जो वोल्टेज इंक्रीमेंट होता है उसको बैलेंस करता है, क्योंकि ये रिएक्टिव पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर का दोनों का जो वर्क है एक दूसरे का अपोजिट है। इंडक्टर डिलीवर करता है रिएक्टिव पावर को और कैपेसिटर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम लोग घर में स्टैटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। लेकिन पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग मेन रूप से जो यूज़ करते हैं वो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यूज़ करते हैं एट नो लोड। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड। और तीसरा जो हम लोग यूज़ करते हैं फेज एडवांसर जिसको फेज मॉडिफायर या AC एक्साइटर भी बोलते हैं,
जिसको यूज़ करते हैं हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, कहाँ पे, इंडक्शन मोटर में। फेज एडवांसर या एसी एक्साइटर को कहाँ यूज़ करते हैं, इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन वन में इजली डैमेज, स्टैटिक कैपेसिटर इजली डैमेज हो सकता है हाई वोल्टेज होने के कारण। इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, आप लोग जानते हैं जो कैपेसिटर उसको रिपेयर तो नहीं किया जा सकता है। शॉर्ट सर्विस लाइफ होता है, कैपेसिटर का जो लाइफ होता है वो जनरली 8 से 10 साल होता है। कितना होता है फ्रेंड, 8 से 10 साल होता है, 8 से 10 साल। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज ए, तो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि गैल्वेनाइज का मतलब क्या होता है। गैल्वेनाइज का मतलब होता है स्टील पे जिंक का परत, स्टील पे जिंक का परत चढ़ा देते हैं, जिसको कि हम लोग काउंटरपोज। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। और इसका हम लोग जो यूज़ करते हो स्टे वायर, मतलब कि पोल को सपोर्ट देने के लिए हम लोग स्टे वायर यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, अर्थ वायर क्यों कहाँ यूज़ करते हैं, आप लोग ट्रांसमिशन लाइन में जो देखते हैं टॉप पे जो वायर होता है, टॉप पे, कहाँ पे, टॉप पे जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है वायर, वो अर्थ वायर होता है। और अर्थ वायर हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाने के लिए, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से हम लोग बचाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक में जो वोल्टेज होता है वो 28 किलो वोल्ट हाई वोल्टेज होता है, इसलिए उससे बचाने के लिए हम लोग अर्थ वायर यूज़ करते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन में अगर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ेगा, मान लीजिए कि हम लोग टॉप वायर अर्थ वायर यूज़ नहीं किए हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील का अर्थ वायर यूज़ नहीं किए हैं, तो अगर 28 किलो वोल्ट अगर आ जाता है तो उससे बैक फ्लैशओवर होने का डर रहता है, जिससे कि इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो जाता है। इसलिए हम लोग गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का अर्थ वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वेरी लो, बहुत ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। मल्टी कोर केबल इज जनरली यूज, मल्टी कोर केबल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मल्टी कोर केबल्स आर जनरली यूज एज ए सेक्टर सेप कंडक्टर, है ना। कहाँ पे यूज़ करते हैं मल्टी कोर केबल, जैसे कि मान के हम पहले जो केबल होता है वो एक होता है मल्टी कोर, एक होता है सेक्टर सेप केबल, ठीक है। एक होता है मल्टी कोर केबल, एक होता है सेक्टर सेप केबल। तो मल्टी कोर केबल क्या होता है, ये एक कंडक्टर, जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो एक कंडक्टर, उसके ऊपर ये हो गया स्टील, मान के ये स्टील कंडक्टर हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर एल्यूमिनियम ACSR, आप लोग तो नाम सुने होंगे ACSR। तो इस पे ऊपर 6 एल्यूमिनियम कंडक्टर डालते हैं। और इसको क्यों डालते हैं, इसको डालते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्टील वायर को क्यों डालते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो इसके ऊपर 6 मल्टी कोर केबल होता है, टोटल मिला के 7 कोर होते हैं। ACSR कंडक्टर में 7 कोर होते हैं। जनरली हम लोग यूज़ करते हैं सेक्टर सेप कंडक्टर। चलिए देखते हैं सेक्टर सेप कंडक्टर क्या होता है। सेक्टर सेप कंडक्टर होता है, जैसे ये सेक्टर सेप कंडक्टर, उसको एक सेक्टर शेप्ड में उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, सेक्टर शेप्ड में डिज़ाइन करते हैं। तो सेक्टर शेप में होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एयर कहीं भी वाइड नहीं रहता है, कहीं भी गड्ढा, जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि मल्टी कोर केबल में क्या है, मल्टी कोर में केबल क्या है, वाइड है, हर जगह वाइड है। तो इस वाइड में एयर रह जाता है, इस वाइड में क्या रहता है, एयर रह जाता है। यहाँ पे कहीं भी वाइड नहीं है, तो यहाँ पे एयर नहीं रहता है। तो एयर नहीं रहता है, अगर यहाँ मल्टी कोर केबल में एयर रहने की वजह से क्या होता है, एयर आयोनाइज्ड हो जाता है, हाई वोल्टेज की वजह से एयर आयोनाइज्ड हो जाता है, जिससे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो 3 किलो वोल्ट mm से कम होता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कि बहुत ही कम होता है, और एयर आयोनाइज हो सकता है वोल्टेज से, जिससे कि इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है।
इसलिए हम लोग सेक्टर शेप कंडक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वाइड नहीं रहता है, जिससे एयर नहीं रहता है और ना ही एयर आयोनाइज हो पाता है, इसलिए हम लोग सेक्टर शेप कंडक्टर यूज़ करते हैं। आंसर वुड बी सेक्टर शेप कंडक्टर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज इट, कोरोना रहने से हम लोग का क्या होता है, कोरोना के वजह से द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज इट कोरोड्स द मटेरियल, मटेरियल को क्या करता है, कोरोड्स कर देता है, मतलब जंग, कोरोजन लग जाता है। कोरोना के वजह से क्या होता है, कोरोना लॉस होता है, कोरोना के वजह से क्या होता है, कोरोना लॉस होता है, और कोरोना लॉस से क्या होता है, हीट डेवलप होता है, हीट। कोरोना के वजह से कोरोना लॉस होता है, लॉस, और कोरोना लॉस से हीट डेवलप होता है, और हीट डेवलप होते से क्या होता है, मटेरियल इवोपरेट होता है, मटेरियल कुछ मटेरियल इवोपरेट होता है, क्यों होता है, हीट से। तो मटेरियल जो इवोपरेट होता है जो कि ओजोन गैस बनाता है, और ओजोन गैस क्या करता है, कोरोजन, मतलब जो कंडक्टर होता है उसको कोराइज्ड कर देता है, कोरोजन हो जाता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर वुड बी कोरोड्स द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ फीडर इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू, एक फीडर क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, किसको करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को। चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करता है। सबसे पहले जो होता है फीडर, वो पावर का ट्रांसमिशन करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर कहाँ जाता है, सर्विस मेन्स में, सर्विस मेन में, मतलब हमारे घरों में कहाँ जाता है, सर्विस मेन में। सबसे पहले जो होता है वो होता है जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन से पावर आता है मेन सब स्टेशन में, कहाँ आता है, मेन सब स्टेशन में। मेन सब स्टेशन से कई सारे फीडर कनेक्ट होते हैं, कई सारे फीडर कनेक्ट होते हैं, कई सारे फीडर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कई सारे फीडर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, ये रिलायबल होता है, और इसी को रिंगमैन सिस्टम भी कहा जाता है। और फिर मान के चलिए ये सब स्टेशन हमारे एरिया में है, तो ये भी सब स्टेशन कई फीडर से कनेक्ट होता है, कई फीडर से कनेक्ट होता है बाय द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इससे क्या होता है ना, जैसे ये रिंगमैन होने से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे फॉल्ट आ गया, यहाँ पे फॉल्ट आता है, ये जो सब स्टेशन ये इसको सप्लाई दे सकता है, इसलिए रिंगमैन सिस्टम बहुत ही रिलायबल होता है। देन आंसर वुड बी डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर किससे कनेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीडर इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू डिस्ट्रीब्यूटर। Which of the following is not a constituent for making porcelain insulator? जो हम लोग जो इंसुलेटर यूज करते हैं वो जनरली पोर्सिलिन का बना होता है। पोर्सिलिन किससे बनता है, क्वार्ट्ज से, फेल्सपर से, कॉलिन से। सिलिका नहीं होता है, सिलिका नहीं होता है, पोर्सिलिन में सिलिका नहीं होता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल? अभी हम लोग बताए थे कि रिंगमैन सिस्टम जो होता है वो मोर रिलायबल होता है। क्यों होता है मोर रिलायबल? क्योंकि ये एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं, जितने भी सब स्टेशन होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, किससे, मेन सब स्टेशन से। अगर किसी में फॉल्ट आ जाता है तो वो एक दूसरे से पावर सप्लाई ले सकता है। अगर हम लोग अगर रिंगमैन सिस्टम में अगर रेडियल सिस्टम होगा तो रेडियल सिस्टम क्या होता है, एक सिंगल सब स्टेशन से कनेक्ट होता है। अगर फॉल्ट आता है तो हम लोग हमारे घरों की बत्ती क्या हो जाएगा, गुल हो जाएगा। फीडर से आप लोग जैसे आप जनरली फीडर से जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि फीडर पे जो
फीडर पे टैपिंग नहीं किया जाता है, फीडर पे टैपिंग नहीं किया जाता है। तो टैपिंग कहाँ किया जाता है? टैपिंग डिस्ट्रीब्यूटर पे किया जाता है। देखते हैं ना हमारे घरों में सर्विस मैन जो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट होता है। और फीडर जो डिज़ाइन किया जाता है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी पे किया जाता है। करंट कैरिंग कैपेसिटी पे क्यों किया जाता है? क्योंकि करंट कैपेसिटी पे इसलिए किया जाता है क्योंकि फीडर पे टैपिंग तो किया नहीं जाता है, तो जिससे हमारा यहाँ वोल्टेज करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर पे वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है क्योंकि लोड कनेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लोड कनेक्ट होता है, जहाँ जितना रिक्वायरमेंट होता है करंट का अलग अलग डिफरेंट करंट जाता है सबका घरों में। डिस्ट्रीब्यूटर जो डिज़ाइन किया जाता है वो वोल्टेज ड्रॉप का हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप 5% होता है और ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 15 या 10% होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसमिशन को कंबाइन करके जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 10% होता है। चलिए फ्रेंड, थैंक यू।